हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं RGVITI के इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा पेपर 5 में यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है, अधिगम के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो अधिगम के सिद्धांत मुख्य रूप से अधिगम के ऊपर तीन मनोवैज्ञानिकों ने अपना विचार दिया है। एक हो गए थॉर्नडाइक, दूसरे हैं स्किनर और तीसरे हैं अल्बर्ट बंडूरा। बट हम लोग इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक, तो हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देखते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत किस प्रकार से था, इनका क्या मत था, क्या मानना था, इसको थोड़ा समझते हैं। तो अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इन्होंने जो दिया था वो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, मतलब स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, है ना। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, इसमें इन्होंने जो किया, एक बिल्ली के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। बिल्ली को एक पिंजरे में या एक संदूक में समझिए कैद कर दिया गया और उसमें क्या है, उसमें गेट था, गेट लगा दिया गया। गेट जो है एक लीवर से खुलने वाला था और वो लीवर वो संदूक के अंदर या पिंजरे के अंदर ही था और पिंजरे के ठीक बाहर एक मछली रख दिया गया एक प्लेट में। अब बिल्ली को जो अंदर पिंजरे में बंद कर दिया गया, वो जब उसको भूख लगी और सामने जब मछली देखा तो बिल्ली तो एकदम उछल कूद अंदर मचाने लगी कि भाई हमें तो वो चाहिए, कि बिल्ली का मछली फेवरेट होता है, अब उसको वो चाहिए था। वो पूरा उछल कूद एकदम पिंजरे के अंदर मचाने लगी। उसमें हुआ क्या कि गलती से इधर उधर हाथ पैर उसका मतलब पंजा जाते हुए गलती से लीवर के ऊपर का पंजा चला गया। अब लीवर के ऊपर पंजा जाते ही क्या हुआ, वो गेट खुल गई। उसके बाद उसके साथ ऐसे ही और 2 4 10 बार किया गया। हर बार बिल्ली उछल कूद मचाती और गलती से जब पंजा के लीवर पे जाता तो गेट खुल जाते और निकल के वो मछली को खा जाती। जब ऐसा ही जब 2 4 5 बार हुआ, 10 बार हुआ, फिर बिल्ली को धीरे धीरे ये चीज समझ में आने लगा कि हाँ, पहले बार में मान लो 10 मिनट लगा उछल कूद मचा के उसको गेट खोलने में, उसके बाद दूसरे बार में थोड़ा कम समय लगा, तीसरे बार में थोड़ा कम लगा, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को समझ में आ गया कि हमें उछल कूद नहीं मचाना, सीधा इसके ऊपर अपना पंजा रख देना है और इसके बाद क्या है, गेट खुल जाएगी। तो क्या हुआ कि वो प्रयास करके काफी प्रयास किया और उसमें बहुत सारी त्रुटियां आई, इधर उधर उछल कूद जाने के बाद वो सीखा। तो इसको उद्दीपन अनुक्रिया या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी इसको बोलते हैं। तो ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो इस प्रकार से बिल्ली को ये चीज सीखने को मिला कि हाँ, हमको उछल कूद नहीं मचाना है, हमको बस वहां पे अपना पंजा रख देना है उस लीवर के ऊपर और गेट खुल जाएगी। अब जब भी बिल्ली को उस पिंजरे में बंद कर दिया जाता, सामने मछली होती, वो उछल कूद मचाने के बजाय वो सीधा जाता और उससे अपना पंजा रखता और गेट खुल जाते और निकल के बिल्ली अपना भोजन कर लेती। तो ये था थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। अब इसमें देखिए, अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था उसके हिसाब उसमें इसको 2 पार्ट्स में थॉर्नडाइक ने बांटा है। एक है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। अब देखते हैं इसमें कि मुख्य नियम और गौण नियम क्या क्या है। तो मुख्य नियम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्य नियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो क्या है, तैयारी या प्रस्तुतता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तैयारी क्या है, देखिए तैयारी या तत्परता भी इसको बोला जाता है, यानी कि लॉ लॉ ऑफ, तो बोल सकते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। मतलब आप किसी भी चीज को सीखने के लिए आप कितने तैयार हैं, ठीक है ना। तत्परता का नियम, प्रस्तुतता का नियम वही हुआ कि आप इसको सीखने के लिए, किसी भी चीज को, नए चीज को सीखने के लिए क्लास में आप कितने तत्परता के साथ आप तैयार हैं, कहीं पर भी आप नई चीजों को सीखने के लिए कितना आप अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, आप अपने आप को रेडी रखे हुए हैं, है ना। अगर कोई बच्चा सीखने के लिए जब तक रेडी नहीं है तब तक उसको कैसे सिखाया जाता, कोई भी नया चीज नहीं सिखाया जा सकता। हाँ, बच्चे में पहले उसको रेडी किया जाता है, पहले उसमें जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है, उसको तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको सिखाया जाता है। दूसरा क्या है, प्रभाव का नियम। तो देखिए प्रभाव क्या है कि अब बच्चा जैसे कोई भी नई चीजों को सीखा,
और सीखने के बाद वो कैसा महसूस करता है, कितना संतोष उसको हुआ सीखने पे। अगर वो जो नई चीजों को सीखा उससे अगर वो अधिक संतोष प्राप्त करेगा, मतलब वो सेटिस्फाइड होगा कि हाँ ये नई चीज जो हमने सीखी ये मेरे लिए काफी उपयोगी है, तो उससे वो प्रेरित होकर क्या है ना कि वो अगले फिर और भी कुछ नई चीजों को सीखने के लिए वो प्रेरित होगा और नई चीजों को सीखने के लिए की ओर वो अग्रसर रहेगा। तो ये हो गया प्रभाव का नियम। तीसरा क्या है, अभ्यास का नियम। देखिए आप किसी भी चीज को जितना बार करेंगे आप उस चीज को उतने ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। जैसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो किसी भी चीज के ऊपर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उसमें उतना ही परफेक्ट होते जाते हैं। तो ये हुआ अभ्यास का, ठीक है। इसके बाद है सेकंड जो इसमें पार्ट है वो गॉन नियम, मतलब सब्सिडरी लॉ। सब्सिडरी लॉ क्या है, इसको 5 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया था थॉर्नडाइक ने। तो पहला है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम, यानी कि आपकी मनोवृत्ति, सीखने से पहले आप किस मनोवृत्ति में, किस मनोदशा में है, क्या आपकी मानसिक स्थिति सीखने के लिए तैयार है, यानी आपका एटीट्यूड कैसा है। आपका एटीट्यूड यदि हाँ कि नहीं मुझे तो ये सीखना ही है, मुझे ये करना है, मैं इसे सीख कर ही दम लूंगा, तो वो हो गया मनोवृत्ति का नियम, मतलब आपकी मानसिक स्थिति जो है वो हो गया गौण नियम के अंदर वो बोलते हैं मनोवृत्ति का नियम। दूसरा है बहुविधि अनुक्रिया, मतलब आप किसी भी चीज को बहुत बार करने के बाद आप सीखे, है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग गलतियां करके आप चीजों को सीखे। जैसे बिल्ली क्या की कि लीवर को दबाना था लेकिन वो इधर उधर उछल कूद 5-10 मिनट मचाई, उसके बाद गलती से पैर पड़ा और तब वो लीवर दबी और गेट खुला। ऐसे ही वो बहुत बार की, 2-4-10 बार की, उसके बाद उसको पता चला कि हमें उछल कूद इधर उधर नहीं मचाना है, सिर्फ वो लीवर दबाना है। तो क्या किया, बिल्ली ने बहुत बार प्रयास किया ना, बहुविधि या बहु प्रतिक्रिया, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उसकी आई, उसके बाद वो सीखी। तो ये हो गया बहु प्रतिक्रिया का नियम, मतलब कि आप किसी भी चीज को बहुत बार प्रयास करने के बाद, अलग अलग तरीके से प्रयास करने के बाद आप सीखे। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम जो है ये क्या हो गया कि आप जैसे किसी भी चीज को आप छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्टीशन में, है ना, पार्टीशन इसको बोल सकते हैं, पार्टीशन लॉ, लॉ ऑफ पार्टीशन। आप किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर, सपोज को एक आपको प्रैक्टिकल कुछ करना है या कोई ऐसा चैप्टर आपको या कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा है कि याद करना है, क्वेश्चन लंबा है, ठीक है ना, उसमें क्या करेंगे आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप उसको सीखेंगे। तो वो हो गया आंशिक क्रिया का नियम। आत्मीकरण या आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण क्या है कि आपके पास जो ज्ञान जो पहले से मौजूद है, आपके पास जो पहले से जो ज्ञान मौजूद है उसके माध्यम से आप नई चीजों को रिलेट करके सीखें, है ना। हमको जैसे पहले से पता है जोड़, हमको पता है, अब हम बच्चों को, अब हमको गुना सीखना है तो हम गुना सीखे, लेकिन बच्चों को वहां पे बताना है कि भाई गुना क्या है, कि जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ऐड का शॉर्ट फॉर्म होता है मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हुआ कि मल्टीप्लीकेशन बच्चों को सिखा रहे, लेकिन उसके साथ क्या है, उसको जो पीछे जो पहले से जो पता है, ऐड पता है, तो उसके साथ उसको रिलेट कर दिए, जोड़ दिए। तो ये हो गया आत्मीकरण या सात्मीकरण का नियम। और सहचर्य क्रिया। सहचर्य क्रिया क्या है कि जैसे देखिए आप किसी चीज को आप सीखे, मान लीजिए हमने ऐड सीखा, स्कूल में गए, क्लास में गए और जोड़ना हमने सीख लिया। अब क्या है कि हम किसी दुकान में गए, अब वहां पे हमने 2 पेंसिल खरीदा, वो दुकानदार बताया कि एक पेंसिल 5 की, तो 2 पेंसिल कितने की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5+5, यहाँ पर भी हम लोग ऐड करेंगे और बताएंगे कि अच्छा मतलब इनको 10 रुपए ही देना है ना, इस बात को हम लोग तय करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो पीछे की चीजों को जो सीखे तो वर्तमान की परिस्थिति में उसका उपयोग करके उसको ये करना, है ना, उसका उपयोग करना वर्तमान के समय में, ये हो गया सहचर्य क्रिया का नियम, ठीक है। तो ये था थॉर्नडाइक के कुछ नियम। अब उसके बाद है अधिगम के कारक। आखिर किन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके मदद से या जिनके कारण हम लोग सीखते हैं, किसी भी चीज को लर्न कर पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कारण यानी अभिप्रेरणा। किसी भी चीजों को सीखने के लिए हम लोगों के अंदर जो मनोवैज्ञानिक कारण यानी इसका मनोवैज्ञानिक कारक में क्या है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। किसी भी चीज को सीखने के लिए यदि हम मोटिवेट रहेंगे तो कोई भी नई किसी भी नई चीजों को आसानी से सीख पाएंगे। लेकिन यदि हमारा मन नहीं है,
हमारी जिज्ञासा उस चीज के प्रति नहीं है, हम लोग को यदि ऐसा महसूस हो जाए कि हाँ ये चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो उन चीजों को सीखने में हम अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, और इंटरेस्ट नहीं दिखाने के कारण होता क्या है कि हम उन चीजों को सीखने पर जोर नहीं देते। सेकेंड है शारीरिक कारक, है ना। किसी भी चीज को सीखने के लिए, ठीक है ना, अधिगम करने के लिए, अधिगम करना मतलब क्या है, आपके व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन या कुछ ऐसी नई चीजें जो अस्थाई तौर पे ऐड हो जाए, वही है अधिगम। ठीक, तो अधिगम में शारीरिक कारक का क्या महत्व है, जैसे देखिए हम अभी क्या है कि आपने जैसे आप ऐसा है कि साइकिल चलाना सीख, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि शारीरिक कारक, कोई भी चीज को अधिगम करने के लिए, किसी भी चीज को अधिगम करने के लिए शारीरिक कारक भी इंपॉर्टेंट है। जैसे या साइकिल को हटा दीजिए, हम लोग जैसे क्लास में बैठे हैं और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, टंग, ऐसे स्किन, ये सब 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी हम लोग क्या है सीखते हैं। जैसे क्लास में बैठे हैं तो आंख से कुछ देख के सीख रहे हैं, कान से कुछ सुनकर सीख रहे हैं, तो इसमें क्या है शारीरिक कारक भी इसमें शामिल हो रहा है। जो टीचर बोल रहे हैं तो क्या है, अभी जैसे हम आपको कुछ बता रहे हैं तो क्या है, आप ऑडियो और विजुअल दोनों चीजों से आप सीख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं और साथ में क्या है आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो इन दोनों माध्यम से आप सीख रहे हैं, तो शारीरिक कारक भी इसमें शामिल हो जाता है। तीसरा वातावरणीय कारक, किसी चीज को सीखने के लिए वातावरणीय कारक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ना, कि वातावरण जैसा होगा बच्चे उसी तरीके की चीजों को सीखते हैं। अगर अच्छे वातावरण में अगर कोई बच्चा रह रहा है तो वो अच्छी चीजों को सीखेगा, अगर बुरे वातावरण में रह रहा है तो वो बुरी चीजों को सीखेगा। तो वातावरणीय कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है अधिगम क्रिया का विश्लेषण। देखिए इसका थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि अधिगम क्यों किया जाता है ना। कोई अगर अधिगम करे, अगर नई चीजों को अगर सीखे, लर्न करे, तो क्यों करेगा, किन किन कारणों से वो करेगा। तो सबसे पहले एम, उसका उद्देश्य, उसको अगर अपने उद्देश्य का पता होगा कि हाँ हम किस उद्देश्य से ये कर रहे हैं। जैसे आप लोग एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं, तो एनटीटी का कोर्स आप लोग क्यों कर रहे हैं, तो कुछ उद्देश्य, कुछ एम है ना। इसका होता है एम, कुछ ना कुछ आपका एम्स होगा कि हाँ हमको आगे जाके टीचर बनना है, मदर टीचर बनना है, बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है। बहुत का ऐसा हॉबीज होगा कि नहीं, छोटे छोटे बच्चों को हमें शिक्षा देनी है, तो उसके कारण हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग का उद्देश्य क्या, यहाँ पे एनटीटी कोर्स करके बच्चों को पढ़ाना या सिखाना। सेकेंड है अभिप्रेरणा। देखिए अधिगम के लिए अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, इसको बोल सकते हैं, बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन भी बहुत आवश्यक है। मतलब आप अगर प्रेरित होंगे किसी भी चीजों से, किसी चीज से अगर आप प्रेरित हैं या अभिप्रेरित हैं, तो क्या है आप उनको जल्दी सीख सकते हैं। मोटिवेटेड हैं किसी चीज को लेकर तो आप उस चीज को जल्दी सीख सकते हैं। अगर मोटिवेटेड नहीं है तो फिर उन चीजों को सीखना काफी मुश्किल हो जाता है। थर्ड है उत्तेजना। उत्तेजना क्या है, किसी भी चीज को सीखने के लिए आप में उत्तेजना होनी चाहिए। अगर किसी चीज को सीखने के लिए आप में अगर उत्तेजना है तो किसी चीज को आप जल्दी से सीख सकते हैं ना, उन चीजों को आप तेजी से सीख सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। अगर उत्तेजना नहीं है तो क्या है, सीखेंगे या नहीं भी सीखेंगे एकदम बिल्कुल मरा हुआ सा, तो फिर वो चीज सही नहीं। तो मतलब किसी चीज को सीखने के लिए क्या है, अधिगम करने के लिए उत्तेजना भी होना आवश्यक है। फिर है प्रतिबोधन। प्रतिबोधन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाँ आप जो नई चीजों को सीख रहे हैं तो पुरानी चीजों से आप इसको रिलेट करके ही सीख रहे हैं ना, पहले से उसके बारे में कुछ ना कुछ आप जानते हैं, उसके बाद आप उन चीजों को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। फाइव है पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब क्या है कि जैसे देखिए आप, जैसे हम कोई एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा सामने का बच्चा है, सपोज हम अलजेब्रा आज सिखा रहे हैं क्लास में, बीजगणित चल रहा है अलजेब्रा, और बच्चा क्या है, बच्चा प्रयास कर रहा है उसको सीखने का। पहला बार वो जो कुछ भी बना के दिया गलत है, दूसरी बार वो बना के दिया गलत है, तीसरी बार बना, अब ऐसे क्या होता है कि बार बार गलतियां होने से बच्चों का जो है अभी प्रेरणा या मोटिवेशन थोड़ा सा वहां पे डाउन होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाउन नहीं करना है, क्या है कि अगर गलत हो गया तो गलती के बाद फिर से उसको क्या करना है, गलती से डाउन ना होके फिर से अपने आप को मोटिवेट करके फिर उन चीजों में लग जाना है कि नहीं हमको सीखना है। तो इसी को बोलते हैं पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट, ठीक है। मतलब गलती करने के बाद पुनः फिर से उसको सीखने के लिए तत्पर रहना। और लास्ट है संगठन। संगठन क्या है कि आप पुरानी सारी चीजों को, जो भी चीजें आपने अब तक सीखी हैं, उन सारी चीजों के माध्यम से आप सारी चीजों का ज्ञान, सारी चीजों के जो भी ये है उस उन सभी चीजों की मदद से आप कोई नई चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हो गया संगठन। के बाद है
आपका नेक्स्ट है सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत। देखिए सीखने का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, यानी कि हम लोग बिहेवियर के द्वारा जो सीखते हैं उसका क्या है, उसमें किन किन चीज़ों का उपयोग होता है, किन चीज़ों के माध्यम से सीखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहला है अनुसंधान के परिणामों का उपयोग। देखिए किसी भी चीज़ के ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं, है ना, तो रिसर्च करने के बाद जो वहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है, जो परिणाम जो हम लोगों को प्राप्त होता है, उसके माध्यम से हम लोग कई चीज़ों का अधिगम करते हैं या कई चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है। फिर है बाल मनोविज्ञान का विकास। बाल मनोविज्ञान में क्या है, बाल मनोविज्ञान का जो बालकों का मनोविज्ञान है उसके विकास के लिए भी क्या है, हम लोग व्यवहारिक तौर पे बालकों के मनोविज्ञान के विकास के लिए उनको व्यवहार के माध्यम से उनको बहुत सी चीजें हम लोग सिखाते हैं कि क्लास में किस तरीके से आपको क्या करना है, बैठना है, उठना है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है, आपको पढ़ाई के समय कैसे सिचुएशन में रहना है। तो ये हो गया बाल मनोविज्ञान का विकास के लिए व्यवहारवादी सिद्धांत। उसके बाद है अधिगम सिद्धांतों का निर्माण। देखिए व्यवहारवादी तरीके से हम लोग क्या है, अधिगम के सिद्धांतों का भी निर्माण करते हैं। अधिगम किस प्रकार से किया जाए, है ना, नई चीजों को बच्चों को सिखाने के लिए किस तरीके से इन थ्योरीज का उपयोग किया जाए, तो ये हो गया अधिगम सिद्धांतों का निर्माण करना। हम लोग नए नए डेली थ्योरीज प्रोसेस का डेली हम लोग क्या निर्माण करते हैं, या नए तरीकों का हम लोग निर्माण करते हैं जिससे बच्चे आसानी से अधिगम कर सके। उसके बाद है शिक्षण क्षेत्र में परिवर्तन। शिक्षण क्षेत्र में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो काफी पुरानी हो जाती है और उन माध्यमों से बच्चे जो है सीख नहीं पाते हैं उचित तरीके से। तो क्या है कि शिक्षण क्षेत्र में भी कई बार चीजों को, सिलेबस को, पाठ्यक्रम को या तौर तरीकों को बदलने की आवश्यकता होती है। कई बार शिक्षण विधियों को भी बदलने की आवश्यकता होती है। तो उसको किस तरीके से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, तो व्यवहारवादी तरीके से उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। लास्ट है परीक्षणों की रचना। हम लोग जो भी परीक्षण करते हैं, ठीक है, बच्चों का जो भी परीक्षण हम लोगों ने किया उसका क्या है, उसकी रचना किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है भाई व्यवहारवादी होनी चाहिए, है ना, बिहेवियर क्या है, बिहेवियरल होना चाहिए वो। ठीक है। तो ये था सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत। तो ये अब इसके बाद है अधिगम की लास्ट में लास्ट जो हम लोग का है वो है अधिगम। अधिगम है ना, तो क्या है अधिगम के तो हो गया ना, तो उतना ही था। ठीक है, तो इसके बाद नहीं है कुछ। तो ये था अधिगम से रिलेटेड जो आज का जो चैप्टर है अधिगम के सिद्धांत। तो इसमें ये सब जो है व्यवहारवादी सिद्धांत आपका हो गया, या फिर ये इसके कारक हैं या विश्लेषक हैं, तो इन सब चीजों का उतना महत्व है नहीं। आपको जो मुख्य तौर पे जो आपको ध्यान देना है, तो ये थॉर्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है के ऊपर ही। और किसी एक दिन हम प्रयास करेंगे कि स्किनर और अल्बर्ट बंडूरा इन दोनों के ऊपर भी अधिगम को लेकर एक वीडियो बना दें, ताकि आप लोगों को इन दोनों के सिद्धांत के भी विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए, ये था आज मुख्य रूप से कह सकते हैं कि मुख्य तौर पे थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत की चर्चा आज हम लोगों ने की। तो अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत आज का टॉपिक को रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको थॉर्नडाइक से संबंधित जो भी इसके सिद्धांत है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।